गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप, लेखक सेबेस्टियन पेज की हिंदी ऑडियो बुक समरी। दिमाग का खेल। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता। आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो आपके नेतृत्व कौशल और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये यात्रा है दिमाग के खेल को समझने की। ये कहानी है सेबेस्टियन पेज की, जो एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी टी रो प्राइस में शीर्ष नेता है, और उनकी इस अद्भुत किताब की द साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप। ये किताब एक साधारण सवाल से शुरू होती है: क्या नेतृत्व सिर्फ रणनीति और लक्ष्य के बारे में है? सेबेस्टियन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असली नेतृत्व दिमाग के अंदर खेला जाता है। ये समझने के बारे में है कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या चीज़ उन्हें प्रेरित करती है। इस किताब की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से होती है। एक दिन सेबेस्टियन अपनी पत्नी एनी से कहते हैं कि वह काम के तनाव से जूझ रहे हैं। एनी उन्हें सीधा जवाब देती हैं, कुछ करो। ये सुनकर सेबेस्टियन एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल जिमेट के पास जाते हैं। डॉक्टर जिमेट उन्हें एक हैंडबॉल मैच की कहानी सुनाते हैं, जो उनके जीवन का सबसे अच्छा मैच था, भले ही वह हार गए थे। वह कहते हैं, मापने योग्य लक्ष्य स्कोर से ज्यादा महत्वपूर्ण है निपुणता मास्टर पर ध्यान देना। उस हार ने उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी बना दिया। यही वह चिंगारी थी जिसने सेबेस्टियन को नेतृत्व के मनोविज्ञान की गहराई में जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 4 साल तक सैकड़ों किताबें और शोध पढ़े और अपने अनुभव को इस किताब में उतारा। ये किताब 3 हिस्सों में बंटी है: दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना, सही लक्ष्य कैसे चुनें जो आपको सच्ची खुशी दे, लक्ष्यों को पूरा करना, तनाव को मैनेज करके, और सही रास्ते पर बने रहकर अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। व्यक्तित्व मनोविज्ञान की शक्ति, लोगों को समझने और उनके साथ बेहतर काम करने के लिए 5 प्रमुख व्यक्तित्व गुणों बिग 5 का उपयोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक बेहतर नेता बना जा सकता है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। भाग 1: दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। सिद्धांत 1: एवरेस्ट पर न रहें, मापने योग्य लक्ष्यों के दुष्प्रभावों से सावधान। सेबेस्टियन एक असहज सवाल पूछते हैं: आपको रूसी रूलेट खेलने के लिए कितने पैसे देने होंगे? 4% संभावना है कि आप मर जाएंगे। यह संभावना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की मृत्यु दर। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना एक मापने योग्य लक्ष्य है। आप या तो पहुंचे या नहीं। कंपनियों में भी हम ऐसे ही लक्ष्य बनाते हैं। इस साल राजस्व 10% बढ़ाना है। ये लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं, जवाबदेही बनाते हैं और सहयोग बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही मापने योग्य लक्ष्यों के भी होते हैं। सेबेस्टियन इसे गोल इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस, लक्ष्य जनित अंधता कहते हैं। यानी लक्ष्य पर इतना फोकस कि आप बड़ी तस्वीर देखना भूल जाएं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सुरक्षा भूल जाते हैं। कंपनियों में लोग नैतिकता की रेखा लांघ जाते हैं, जैसे वेल्स फार्गो के कर्मचारियों ने फर्जी खाते खोल दिए। दूसरा साइड इफेक्ट है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कम होना। जब हम सिर्फ नंबरों पर फोकस करते हैं तो हम सीखने और बेहतर बनने के असली मजे को खो देते हैं। गोल्फ के खिलाड़ी को सिर्फ स्कोर सुधारने के बजाय अपने स्विंग को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा साइड इफेक्ट है भाग्य और कौशल में फर्क ना कर पाना। कभी कभी अच्छे फैसले बुरे नतीजे देते हैं और बुरे फैसले अच्छे नतीजे। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैसला सही था। नतीजों के आधार पर फैसलों की गुणवत्ता मत आंकिए। सेबेस्टियन की सलाह है कि हम लक्ष्यों को समझदारी से इस्तेमाल करें। एक आसान तरीका है एसई मॉडल। सिस्टमटाइज, व्यवस्थित करें। ऐसे संकेतक बनाएं जो लक्ष्य अंधता को पकड़े, जैसे कर्मचारी टर्नओवर या ग्राहक शिकायतें। इनकरेज, प्रोत्साहित करें। कर्मचारियों को समय निकालने और खुद की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। एग्जिट, बाहर निकलें। पहले से तय कर लें कि किन परिस्थितियों में आप अपना लक्ष्य छोड़ देंगे। और हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार छोड़ दीजिए। यह इस किताब की सबसे उपयोगी सलाह हो सकती है। सिद्धांत 2: दुखी अमीर व्यक्ति ना बने। सफलता को फिर से परिभाषित करें। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता खुशी लाती है, लेकिन एंड्रे अगासी की कहानी याद कीजिए। टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी होने के बावजूद वह दुखी थे। दीवार स्ट्रीट पर फेरारी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उनके मालिक दुखी हैं। सेबेस्टियन कहते हैं कि हमें इस समीकरण को उलट देना चाहिए। खुशी सफलता की जननी है, न कि सिर्फ उसका परिणाम। पहले खुशी को परिभाषित करें, फिर सफलता को। और खुशी को परिभाषित करने के लिए उन्होंने एक शानदार मॉडल पेश किया है, परमा मॉडल। इसे बनाया है मार्टिन सेलिग्मैन ने, जिन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। परमा में 5 आयाम हैं। पी, पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं, हंसी, मजा, खुशी के पल। यह आत्मा के लिए चीनी की तरह है, मीठा लेकिन पौष्टिक नहीं। कुछ लोग जैविक रूप से दूसरों की तुलना में कम सकारात्मक होते हैं। ये उनका जन्मजात स्वभाव है। ई, एंगेजमेंट, जुड़ाव। यह है फ्लो की अवस्था, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। कोई संगीतकार जब वाद्य यंत्र बजाता है, या कोई लेखक जब लिखता है। आर, रिलेशनशिप्स, रिश्ते।
हार्वर्ड की 80 साल पुरानी एक स्टडी बताती है कि लंबी उम्र की खुशी का सबसे बड़ा कारक है हमारे रिश्ते। परिवार, दोस्तों और समुदाय से जुड़े लोग ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। एम मीनिंग अर्थ, अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास, अपने काम में उद्देश्य ढूंढना। ए अकॉम्प्लिशमेंट उपलब्धि, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संतोष। लेकिन यह उपलब्धि निपुणता मास्टरी पर आधारित होनी चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों से आगे निकलने पर। तो खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ पी का पीछा कर रहे हैं या अपने जीवन में ईआरएम को भी जगह दे रहे हैं। सिद्धांत 3, लॉन कटाई का आनंद लेना सीखें। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो जुड़ाव एंगेजमेंट को अधिकतम करें। सेबेस्टियन के एक सहयोगी हैं डेविड गिरॉक्स, जो एक शानदार निवेश प्रबंधक हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है फोकस। वह इस फोकस को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वह मीडिया में नहीं आते, अनावश्यक बैठकों में नहीं जाते, ताकि वह अपने काम में पूरी तरह डूब सकें। सेबेस्टियन इसे रिटर्न ऑन टाइम स्पेंट रॉड्स, यानी समय पर मिलने वाला प्रतिफल कहते हैं। सवाल यह है कि कौन सी गतिविधियां आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रही हैं। ज्यादातर लोग कम रॉड्स वाली गतिविधियों में फंसे रहते हैं। बेकार की ईमेल, अनावश्यक बैठकें। कंपनी शॉपिफाई ने एक ऐप बनाया है जो हर बैठक की लागत दिखाता है। 3 लोगों की 30 मिनट की बैठक की लागत 700 से $1,600 हो सकती है। इससे लोग अनावश्यक बैठकें करने से बचते हैं। एक नेता के तौर पर आपको अपनी टीम के लिए ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वे अधिकतम समय फ्लो में बिता सके। इसके लिए लीनियर बनाम नॉन लीनियर लक्ष्यों को समझें। लॉन काटना एक लीनियर लक्ष्य है, मेहनत करें, प्रगति दिखेगी। बिजनेस में अक्सर नॉन लीनियर लक्ष्य होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में लक्ष्य ऐसे बनाएं जो मुश्किल हों लेकिन हासिल किए जा सकें, और फीडबैक पारदर्शी और नियमित हो। बोरिंग काम में भी जुड़ाव ढूंढें। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो कोई भी काम दिलचस्प बन सकता है। जैसे मिहाली सिक्जेंटमिहाई कहते हैं, चीज़ें इसलिए दिलचस्प नहीं होती कि हम उन पर ध्यान देते हैं, बल्कि वे दिलचस्प बन जाती हैं क्योंकि हम उन पर ध्यान देते हैं। तो आज ही अपने समय का ऑडिट कीजिए, किन बैठकों से आप बच सकते हैं। और हाँ, पावर पॉइंट पढ़ने वाली बैठकों पर तुरंत रोक लगाइए। सिद्धांत 4, सालाना समीक्षा को बेकार बनाएं, रिश्तों को प्राथमिकता दें। हार्वर्ड की 80 साल पुरानी स्टडी का नतीजा यही था, रिश्ते ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। परमा का आर यानी रिलेशनशिप। सेबेस्टियन ने एक बार 2 नौकरियों के बीच फंसकर वही कंपनी चुनी जहां के लोगों ने सकारात्मक रिश्तों पर जोर दिया। ये उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। जब वह एक नए कर्मचारी के दफ्तर से गुजरे तो उसने कहा, यहाँ लोग इतने अच्छे हैं। उनके बॉस ने सप्ताहांत में उसके लिए घर ढूंढने में मदद की थी। लेकिन रिश्तों का मतलब सिर्फ अच्छा बनना नहीं है। असली चुनौती है असहमत होते हुए भी सम्मान बनाए रखना। जब हम दिमागी आईक्यू बहस में उलझ जाते हैं तो हमारा भावनात्मक कौशल ईक्यू अक्सर पीछे छूट जाता है। सेबेस्टियन खुद कहते हैं कि दबाव में उनकी पारस्परिक क्षमता कम हो जाती है। वह समस्या पर फोकस करते हैं और अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। नेतृत्व के लिए कुछ खास सुझाव। बहस के लिए नियम बनाएं। कहें, हम सब तथ्यों पर सहमत हैं लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, या तुम्हारा आइडिया तुम नहीं हो। आइडिया पर बहस करें, व्यक्ति पर नहीं। फीडबैक का तरीका बदलें। डेविड रॉ कहते हैं कि बिना मांगे फीडबैक देना तनाव बढ़ाता है, इसलिए लोगों को फीडबैक मांगने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कोई फीडबैक मांगता है तो उसका तनाव 50% कम हो जाता है। अपना लक्ष्य बनाए कि सालाना समीक्षा बेकार हो जाए। जैक वेल्च कहते थे, अगर आप साल भर लगातार फीडबैक देते रहें तो साल के अंत में किसी को सरप्राइज नहीं होगा। समीक्षा महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। और याद रखिए, संस्कृति ही सब कुछ है। डेनियल कोयल की किताब द कल्चर कोड बताती है कि एक मजबूत संस्कृति 11 सालों में शुद्ध आय को 756% तक बढ़ा सकती है। सिद्धांत 5, दिखावा ना करें। माइनस जब अर्थ ओपन पैरेंथेसिस मीनिंग क्लोज पैरेंथेसिस की बात करें तो सच में करें। एक टीवी शो सिलिकॉन वैली में सीईओ अपनी कंपनी के बारे में कहते हैं, हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। यह सुनकर हंसी आती है क्योंकि यह बेमानी और बनावटी लगता है। साइमन सिनेक की प्रसिद्ध किताब स्टार्ट विद व्हाई हमें बताती है कि लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, बल्कि वे ये खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन सेबेस्टियन कहते हैं, आपको वाकई में उस क्यों पर विश्वास करना होगा। नकली मत बनिए। 3 राजमिस्त्रियों की कहानी याद कीजिए। पहला कहता है, मैं ईंटें जोड़ रहा हूँ। दूसरा कहता है, मैं दीवार बना रहा हूँ। तीसरा, जो सबसे ज्यादा उत्पादक है, कहता है, मैं एक गिरजाघर बना रहा हूँ। यही अर्थ मीनिंग की ताकत है। सेबेस्टियन के पिता, जो एक प्रोफेसर थे, से जब पूछा गया कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में पैसे क्यों नहीं कमाए, तो उन्होंने कहा, मैंने हजारों वित्त विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है, यही मेरी संपत्ति है। एक नेता के तौर पर अपनी टीम को यह एहसास दिलाइए कि वे सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ रहे, बल्कि एक गिरजाघर बना रहे हैं, और यह एहसास सच्चा होना चाहिए। सिद्धांत 6, प्रतिभाशाली बच्चों को नजरअंदाज करें, जीतने पर इतना ध्यान ना दें। सेबेस्टियन के बेटे चार्ली को ताइक्वांडो में बहुत शौक था। वह राज्य की टीम की ओर से न्यूयॉर्क में एक प्रतियोगिता में गया। वहां दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे थे। चार्ली हर इवेंट में सबसे आखिर में रहा। इतना बुरा हाल हुआ कि उसे बीच में ही बाहर निकालना पड़ा। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। कुछ समय बाद उसने ताइक्वांडो छोड़ दिया।
अगर चार्ली ने दूसरों से बेहतर करने ईगो के बजाय अपने कौशल को निखारने मास्टरी पर ध्यान दिया होता तो शायद वह आज भी ये खेल खेल रहा होता। सेबेस्टियन कहते हैं कि हमें जीतने के लिए जीतने के चक्कर से बाहर निकलना होगा। सेलिगमैन के परमा मॉडल में ए यानी उपलब्धि को निपुणता मास्टरी के रूप में परिभाषित किया गया है। बिजनेस में मास्टरी का मतलब है अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, अपनी टेक्नोलॉजी, कल्चर, सप्लाई चेन को सुधारना। हो सकता है कि इससे अगली तिमाही के नतीजों पर फर्क न पड़े, लेकिन लंबे समय में यही असाधारण परिणाम देगा। गोल्फ के दो खिलाड़ियों की कल्पना कीजिए। एक अपने स्विंग को सुधारना चाहता है, दूसरा सिर्फ दूसरों पर जीत हासिल करना चाहता है। दोनों के स्कोर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन पहला खिलाड़ी खेल का ज्यादा आनंद लेगा और असफलता से बेहतर तरीके से निपटेगा। यह कोई काला सफेद मामला नहीं है। जीतने की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी उपलब्धि को सिर्फ स्कोरबोर्ड से न जोड़ें। खुद से पूछें, क्या मेरा अहंकार बहुत ज्यादा शामिल है? अगर हाँ, तो अपने लक्ष्यों को मास्टरी की ओर मोड़े। सिद्धांत 7, अरबपतियों की प्रशंसा ना करें, अपने आदर्श सावधानी से चुनें। हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं वे हमारे व्यवहार और नैतिकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, ये सभी महान नेता हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़िए। वह अर्थ, मीनिंग और उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट में तो सर्वोच्च थे, लेकिन रिश्तों में बुरी तरह फेल रहे। उन्होंने अपनी पहली बेटी को त्याग दिया और सैकड़ों लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। एलन मस्क भी ऐसे ही हैं। एक कर्मचारी ने अपने बच्चे के जन्म के लिए कंपनी का इवेंट मिस कर दिया। मस्क ने उसे ईमेल किया, तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, हम दुनिया बदल रहे हैं। क्या ये सही है? सेबेस्टियन कहते हैं कि असफलता और सफलता दोनों से सीखें, लेकिन आंख मूंदकर किसी की पूजा न करें। वेदर फंड के संस्थापक जॉन बोगल की एक कहानी बताते हैं। एक पार्टी में कर्ट वोनगुट ने जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान एक हेज फंड मैनेजर ने एक दिन में उतना कमा लिया जितना हेलर ने अपनी पूरी जिंदगी में कैश 22 से नहीं कमाया। हेलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वह चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी। बस हो गया इनफ का एहसास। यही ग्रेटिट्यूड, आभार की ताकत है। अपनी टीम से पूछिए कि उन्हें अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उन्हें उनकी ताकत याद दिलाते रहिए। सिद्धांत 8, एक बड़ा रॉकेट बनाएं। सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन की शक्ति का उपयोग करें। अरबपति अक्सर कहते हैं कि वे पैसे के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करते हैं, लेकिन एक चीज वे नहीं बताते, वे बेहद प्रतिस्पर्धी होते हैं। उनके लिए दूसरों से बेहतर करना भी उतना ही जरूरी है। जेफ बेजोस और एलन मस्क की स्पेस रेस को देखिए। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के रॉकेट की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। मेरा तुमसे बड़ा है या मेरा ज्यादा शक्तिशाली है। ये सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन ही है जो उन्हें आगे बढ़ाती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि दूसरों से तुलना करना बेकार है क्योंकि वह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सेबेस्टियन कहते हैं इसे पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है। एक हद तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा फायदेमंद हो सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि लोग दूसरों से सकारात्मक प्रोत्साहन पाने की तुलना में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा प्रेरित होते हैं। दोस्ताना प्रतिस्पर्धा लोगों को ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक नेता, लीडर के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा, इंटरनल कंपटीशन, सेल्स लीडर बोर्ड बनाएं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दें, लेकिन ध्यान रखें ये प्रतिस्पर्धा दोस्ताना हो और सहयोग को कमजोर न करे। बाहरी प्रतिस्पर्धा, एक्सटर्नल कंपटीशन, टीम को एक आम दुश्मन प्रतिस्पर्धी कंपनी के खिलाफ एकजुट करें। इससे टीम भावना मजबूत होती है। लेकिन सोशल मीडिया से सावधान, वहां लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा पक्ष दिखाते हैं। उससे तुलना करना डिप्रेशन और अकेलेपन का कारण बन सकता है। सिद्धांत 9, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करें। अपने मूल विश्वासों, कोर बिलीव्स को पहचानें और प्रबंधित करें। खुद को बेहतर ढंग से समझना ही बेहतर नेता बनने की पहली सीढ़ी है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मूल विश्वासों, कोर बिलीव्स को पहचानें। ये वे मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके ज्यादातर फैसलों को चलाती हैं। ये विश्वास अक्सर बचपन से आते हैं। सेबेस्टियन की माँ एक सोशल वर्कर थीं जिन्होंने जीवन भर मानसिक रोगियों की मदद की। उनका मिशन था लोगों की मदद करना। उनके पिता एक प्रोफेसर थे जिन्होंने हजारों छात्रों को पढ़ाया। उनके लिए संपत्ति थी अपने छात्रों की सफलता। इन्हीं विश्वासों ने सेबेस्टियन को आकार दिया। एक नेता के तौर पर आपको अपने संगठन के मूल विश्वासों को भी पहचानना होगा। ये अक्सर कंपनी के संस्थापक से आते हैं। सेबेस्टियन की कंपनी टी रो प्राइस के कुछ मूल विश्वास हैं। निवेश, उत्कृष्टता ही सब कुछ है, ग्राहक पहले, सहयोग और आपसी सम्मान। जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना होता है तो यही विश्वास रास्ता दिखाते हैं। क्या यह हमारे ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा है? ये सवाल ही सारे विवाद सुलझा देता है। अपने संगठन के मूल विश्वासों को पहचानने के लिए 3 कदम। निरीक्षण करें, देखें कि तनाव के समय लोग क्या दोहराते हैं। चर्चा करें, अपनी टीम के साथ इन विश्वासों पर खुलकर बात करें। औपचारिक बनाएं, जो विश्वास सही है उन्हें लिख लें और उन्हें मजबूत करें। भाग 2, लक्ष्यों को पूरा करना। सिद्धांत 10, इंजन को ट्यून करें। शीर्ष प्रदर्शन के लिए तनाव को अनुकूलित करें। यर्केस डॉटसन वाइडी नियम 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। यह जापानी नाचने वाले चूहों पर किए गए एक अजीबोगरीब प्रयोग से निकला है। चूहों को सीखना था कि सफेद दरवाजे से जाना है या काले से। काले दरवाजे के पीछे बिजली का झटका था। हल्का झटका देने पर चूहे तेजी से सीखे। तेज झटका देने पर वे इतने डर गए कि सीख ही नहीं पाए।
इस प्रयोग से निकला नियम प्रदर्शन और तनाव के बीच एक उल्टा यू आकार का संबंध है। शुरू में तनाव बढ़ने से प्रदर्शन बढ़ता है, एक बिंदु के बाद बहुत ज्यादा तनाव प्रदर्शन को गिरा देता है। इस नियम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका इष्टतम तनाव स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि काम कितना जटिल है। साधारण काम ओपन पैरेंथीसिस जैसे 2+3 जोड़ना, दौड़ लगाना क्लोज पैरेंथीसिस, आप बहुत ज्यादा तनाव में भी यह काम कर सकते हैं। तनाव बढ़ने से प्रदर्शन बढ़ता है। जटिल काम ओपन पैरेंथेसिस जैसे 349 प्लस 1134 जोड़ना, बास्केटबॉल का निर्णायक फ्री थ्रो क्लोज पैरेंथेसिस, इनके लिए एकाग्रता चाहिए। इनमें इष्टतम प्रदर्शन के लिए तनाव का स्तर कम होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी टीम कोई जटिल समस्या सुलझा रही है तो उन पर डेडलाइन का दबाव न डालें, उन्हें सोचने का समय दें। लेकिन अगर वे कोई साधारण दोहराव वाला काम कर रहे हैं तो थोड़ा दबाव बढ़ाने से प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए वाईडी कर्व भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तनाव में ही बेहतर करते हैं, कुछ जल्दी टूट जाते हैं। एक नेता के तौर पर आपको हर कर्मचारी के लिए उसका इष्टतम तनाव स्तर ढूंढना होगा। सिद्धांत 11, मौत के बारे में सोचें, अपने लक्ष्यों से पीछे की ओर काम करें। आपने लक्ष्य तय कर लिया, लेकिन यथार्थ अक्सर योजना से भटका देता है। आपने 15 हफ्तों में 15 पाउंड वजन कम करने का लक्ष्य रखा, लेकिन चिक-फिल-ए के चिकन ने आपकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। अब क्या करें? सेबेस्टियन एक शक्तिशाली उपकरण देते हैं, कंट्रोल थ्योरी। इसे इंजीनियरिंग से लिया गया है और यह हमें सिखाता है कि फीडबैक लूप को कैसे हैंडल किया जाए। 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। अंतिम बिंदु से शुरू करें। अपने बड़े लक्ष्य से पीछे की ओर काम करते हुए योजना बनाएं। 15 पाउंड कम करना है, पीछे से देखें। हर हफ्ते 1 पाउंड कम करना होगा। उसके लिए रोज कितनी कैलोरी कम खानी होगी ये तय करें। रास्ते को अनुकूलित करें। ऐसे माइलस्टोन बनाएं जो मुश्किल हों लेकिन हासिल किए जा सकें। अगर हर हफ्ते 1 पाउंड कम करना बहुत मुश्किल लगे तो लक्ष्य को थोड़ा ढीला करें। अतीत की जानकारी पर फैसले मत टिकाओ। जब नतीजे योजना से भटकें तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुधार करें, न कि अब तक जो हो चुका है उसके आधार पर। इसका सबसे गहरा उपयोग है मौत के बारे में सोचना। स्टीफन कोवे कहते थे, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अपने जीवन के अंतिम बिंदु से पीछे की ओर देखें। आप अपनी मृत्युशैया पर क्या सोचना चाहेंगे? इससे आज की छोटी मोटी परेशानियां बेमानी लगने लगेंगी और आपका ध्यान सही चीजों पर केंद्रित होगा। सिद्धांत 12, उस पर बैठें। रणनीतिक धैर्य स्ट्रेटेजिक पेशेंस सीखें। एक बहुत बुद्धिमान नेता थे। जब कोई उनके पास कोई तत्काल समस्या लेकर आता तो वह पहले देखते कि क्या यह सचमुच तत्काल है। अगर नहीं तो वह इंतजार करते, और ज्यादातर मामलों में समस्याएं अपने आप हल हो जाती थीं। सेबेस्टियन इसे रणनीतिक धैर्य कहते हैं। हमारे व्यवसाय में जल्दबाजी में फैसले लेने का दबाव रहता है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो अपने विकल्पों को खुला रखें। एडम ग्रांट की किताब ओरिजिनल्स में वह प्रशंसा करते हैं टाल-मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की। जो लोग बाजार में सबसे पहले उतरते हैं, पायनियर्स, उनके असफल होने की संभावना उन लोगों सेटलर्स की तुलना में 6 गुना ज्यादा होती है जो थोड़ा इंतजार करके बेहतर उत्पाद लाते हैं। एक मशहूर उदाहरण है शादी का फैसला। मान लीजिए आपको 10 साल में शादी करनी है। हर साल एक नया रिश्ता मिलता है। पहले साल मिले 60/100 वाले रिश्ते को स्वीकार कर लें? शायद नहीं, क्योंकि आगे 9 मौके और हैं। जैसे जैसे समय घटता है आपके मानक भी घटने चाहिए। इसे सेबेस्टियन ने इंडेक्स ऑफ डेस्परेशन यानी निराशा सूचकांक कहा है। अपनी टीम के साथ बैठक में पहले अपनी राय मत बताइए, पहले दूसरों को सुनिए। इससे आपको ज्यादा निष्पक्ष जानकारी मिलेगी। और हाँ, गहरी सांस लीजिए। ये किताब की सबसे घिसी पिटी सलाह है, लेकिन सबसे कारगर भी। सांस लेने की तकनीक आपकी हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित कर सकती है और आपको शांत रख सकती है। सिद्धांत 13, सिग्नल को शोर से अलग करें। जो मायने रखता है उस पर ध्यान दें। एक निवेश प्रबंधक का काम है सिग्नल महत्वपूर्ण जानकारी को शोर बेकार की जानकारी से अलग करना। एक नेता का काम भी यही है। जब आप अपनी योजना के मुकाबले नतीजों का मूल्यांकन कर रहे हो तो आपको कई सवालों का सामना करना पड़ता है। कितनी बार प्रगति मापें, कितना सुधार करें। गाड़ी चलाना सीखते समय सबसे जरूरी सबक होता है ओवर करेक्ट मत करो। अगर गाड़ी थोड़ी इधर उधर हुई तो स्टीयरिंग को बहुत जोर से मत घुमाओ। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स कार्वर चेतावनी देते हैं कि सिग्नल और शोर में फर्क करते समय हम कई पूर्वाग्रहों बायसेस के शिकार हो जाते हैं। आपकी धारणा दूसरों से अलग है, आपकी धारणा हकीकत से अलग है। आप गलत सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेबेस्टियन की सलाह है कि लंबी अवधि के नजरिए से देखें। आज की असफलता आपके 5 साल की करियर ट्रेंड में क्या मायने रखती है? अगर ट्रेंड सकारात्मक है तो ये सिर्फ शोर है, अगर ट्रेंड नकारात्मक है तो ये सिग्नल है और आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में सेबेस्टियन ने एक बड़ी गलती की। उनके करेंसी बिजनेस में छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती थी। वह उन्हें शोर समझकर नजरअंदाज करते रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि ये सब शोर नहीं बल्कि एक बड़े सिग्नल के हिस्से थे। उनकी कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। ये एक अंडररिएक्शन एरर था। किसी सिग्नल को शोर समझ लेना सीखिए। कभी कभी ओवररिएक्ट करना अंडररिएक्ट करने से बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी में कुछ गड़बड़ है या आपकी कंपनी मुश्किल में है तो उसे नजरअंदाज ना करें। उस उबलते पानी में बैठे मेंढक मत बनिए। भाग 3, व्यक्तित्व मनोविज्ञान की शक्ति। सिद्धांत 14, कमरे को पढ़ें।
अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लोगों को बुलाएं। सेबेस्टियन के एक पूर्व सहकर्मी थे जिन्हें वह ह्यूमन पिराना ऑन स्टेरॉइड्स कहते हैं। वह एकदम कार्टूनिश एक्सट्रोवर्ट थे। एक बार उन्होंने अपने कर्मचारी को चिल्लाकर बुलाया, अरे फेसलेस। यह सुनकर उनकी पूरी टीम खड़ी हो गई। लेकिन सेबेस्टियन, जो खुद एक अंतर्मुखी है, ने उनके साथ मिलकर बिजनेस बनाया। वह सेल्स करते थे। सेबेस्टियन रिसर्च, यह है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का गुण। सुसान केन की प्रसिद्ध पुस्तक क्वाइट बताती है कि हम अंतर्मुखी लोगों को कम आंकते हैं। वह कहती हैं, सबसे अच्छा वक्ता होने और सबसे अच्छे विचार रखने में कोई संबंध नहीं है। एक नेता के तौर पर आपका काम है कि आप अंतर्मुखी लोगों को बोलने का मौका दें। जब बैठक में एक्सट्रोवर्ट लोग हावी हो रहे हों तो उन्हें रोककर किसी शांत व्यक्ति से पूछिए, जॉन, तुम क्या सोचते हो? यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे करने का तरीका, बीच में टोकने के लिए माफी मांगे, सामने वाले की बात को सारांशित करें, किसी और की ओर मुड़ें, और याद रखिए, कम बोलना, ज्यादा सुनना एक सुपर पावर है। सिद्धांत 15, अपना बिजनेस लोकतंत्र की तरह ना चलाएं। कभी कभी अप्रिय डिसएग्रीएबल बने। अगर आपने टीवी शो सक्सेशन देखा है तो लोगान रॉय को याद कीजिए। वह सबसे ज्यादा अप्रिय डिसएग्रीएबल इंसान है। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। हम सब जानते हैं कि अच्छा बनना अग्रीएबल एक सकारात्मक गुण है, लेकिन सेबेस्टियन कहते हैं कभी कभी अप्रिय बनना भी जरूरी है। एक नेता वह नहीं जो हमेशा सहमति बनाता रहे। कभी कभी आपको कठोर फैसले ले पड़ते हैं। लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है। सेबेस्टियन की कंपनी में पीयर रिव्यू में एक सवाल होता है, ये व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोणों के लिए खुला और उत्तरदायी है। ये असली अग्रीएबलनेस को मापता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अग्रीएबलनेस और लीडरशिप इफेक्टिवनेस के बीच संबंध जटिल है। लीडर बनने के लिए इमर्जेंस अग्रीएबलनेस मायने नहीं रखता। आपको निर्णायक बनना होगा। लेकिन एक बार लीडर बनने के बाद इफेक्टिवनेस क्लोज पैरेंथेसिस अग्रीएबलनेस मददगार साबित होता है। आपको लोगों की सुननी होगी, उनसे सहानुभूति रखनी होगी। सेबेस्टियन का सुझाव है कि एक नेता को लगभग 10% समय अप्रिय बनना चाहिए, बाकी 90% समय सहयोगी और मिलनसार रहें। जब कभी माइनस का भार आप सख्त होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये वाकई जरूरी है। सिद्धांत 16, चिंता से प्यार करना सीखें। माइनस विक्षिप्तता, न्यूरोटिसिज्म के सकारात्मक पक्ष का उपयोग करें। वुडी एलन ने एक बार मजाक में कहा था, मैं कभी वजन नहीं बढ़ाता क्योंकि मेरी चिंता ही एरोबिक्स का काम करती है। यह मजाक है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। चिंता न्यूरोटिसिज्म का एक सकारात्मक पक्ष भी है। न्यूरोटिसिज्म का मतलब है चिंता करने की प्रवृत्ति, भयभीत रहना। इसके विपरीत कम न्यूरोटिसिज्म वाले लोग बहुत शांत और अविचलित रहते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी लीजिए। चंद्रमा पर उतरते समय सब कुछ गड़बड़ हो गया। कंप्यूटर फेल हो रहा था, ईंधन खत्म हो रहा था, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग की हृदय गति 75 के आसपास थी। जब वह उतरे तो वह 105 तक गई। वह बेहद कम न्यूरोटिसिज्म के उदाहरण है। लेकिन सेबेस्टियन कहते हैं थोड़ी चिंता अच्छी हो सकती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, चिंतित लोग की कल्पना शक्ति तेज होती है। वे खतरों को पहले भांप लेते हैं। सतर्कता, विजिलेंस, थोड़ी चिंता आपको चौकस और केंद्रित बनाती है। क्या आप चाहेंगे कि आपका सर्जन बिल्कुल बेफिक्र रहे? डॉक्टर जिमेट कहते हैं कि पेशेवर एथलीट अक्सर उच्च न्यूरोटिसिज्म वाले होते हैं। वे घंटों अभ्यास करते हैं, इस डर से कि कहीं हार न जाए। तो अगर आप थोड़ा चिंतित हैं तो इसे अपनी ताकत बनाएं। यह आपको प्रेरित रखता है, बस इसे संतुलित रखें। बहुत ज़्यादा चिंता पंगु बना सकती है, बिल्कुल नहीं तो आलसी। सिद्धांत 17, जिम मॉरिसन और पोप की तरह बने। खुलेपन, ओपननेस और संरचना में संतुलन बनाए। सेबेस्टियन दुनिया भर की यात्रा करते हैं और हर देश में एक चुनौती लेते हैं। स्थानीय लोग जो खाना खाते हैं वह खाना। उन्होंने कीड़े मकोड़े से लेकर अजीबोगरीब समुद्री जीवों तक सब कुछ खाया। यह है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए अनुभवों के लिए खुलापन। दूसरी तरफ वॉरेन बफे हैं। वह 60 साल से एक ही घर में रह रहे हैं। रोज मैकडॉनल्ड्स में वही नाश्ता खाते हैं। अगर शेयर बाजार ऊपर है तो एक तरह का सैंडविच, नीचे है तो दूसरा। यह है कम ओपननेस। यही उनकी निवेश शैली का आधार है। वे ट्रेंड का पीछा नहीं करते। एक नेता के तौर पर आपको दोनों की जरूरत है। आपको नए विचारों के लिए खुला ओपन रहना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, लेकिन आपको फोकस भी रखना होगा। बहुत सारे खरगोशों के पीछे मत भागिए, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से करिए। ओपननेस को सीखा जा सकता है। अपने से अलग सोच रखने वाले लोगों को काम पर रखिए, उनकी बात सुनिए। डेविल्स एडवोकेट को प्रोत्साहित कीजिए। जो आपसे असहमत है उससे डरिए मत, उससे सीखिए। सिद्धांत 18, अपनी सब्जियां खाएं। अच्छी आदतों, गुड हैबिट्स की शक्ति का उपयोग करें। सेबेस्टियन अपने मास्टर्स के पहले साल में एक अकाउंटिंग एग्जाम में फेल हो गए थे। वह हमेशा रात भर पढ़ाई करके परीक्षा देते थे, लेकिन अकाउंटिंग इतनी बड़ी थी कि रात भर में नहीं पढ़ सकती थी। यह सबक था कॉन्शियसनेस, ईमानदारी, अनुशासन का। कॉन्शियसनेस का मतलब है आत्म अनुशासन, संगठित रहना, समय की पाबंदी। शोध बताते हैं कि यह नौकरी के प्रदर्शन का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है। माइकल जॉर्डन और टॉम ब्रेडी जैसे महान एथलीटों में यह गुण कूट कूट कर भरा है। अच्छी खबर यह है कि कॉन्शियसनेस सीखा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है आदतें बनाना। चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट बताती है कि कैसे क्यू ट्रिगर, रूटीन आदत
और रिवॉर्ड इनाम का लूप हमारी आदतों को बनाता है। सेबेस्टियन ने यह किताब लिखने के लिए एक आदत बनाई, हर सप्ताहांत 1100 शब्द लिखना। इनाम था एक स्प्रेडशीट में शब्दों की संख्या अपडेट करना। ये छोटा सा इनाम उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है, रोजाना 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कॉन्शसनेस की भी कमियां हैं। बहुत ज्यादा अनुशासन परफेक्शनिज्म में बदल सकता है। आप हर काम को परफेक्ट करने में फंस सकते हैं और फैसले लेने में असमर्थ हो सकते हैं। कभी माइनस कभी 80% परफेक्ट काम 20% समय में करना ज्यादा अच्छा होता है। टेस्ला ने सेल्फ माइनस ड्राइविंग कार बाजार में उतारी, भले ही वह परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने लाखों मील का डेटा इकट्ठा किया और उससे अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया। यही है परफेक्शनिज्म से बचने का तरीका। 2005 में सेबेस्टियन की जान बाल बाल बची। उन्हें तेज बुखार आया, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों की टीम लग गई, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। एक डॉक्टर ने किडनी निकालने की सलाह दे दी। हफ्तों तक वह अस्पताल में रहे, मौत से जूझते रहे। आखिरकार एक डॉक्टर ने उनके पैर के अंगूठे के बीच एक छोटा सा कट देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कीचड़ में दौड़ने से एक जीवाणु बैक्टीरिया उस कट के रास्ते अंदर घुस गया था और उसने पेट की मांसपेशियों पर हमला कर दिया था। उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं का कॉकटेल दिया गया और जान बच गई। इस अनुभव ने सेबेस्टियन को एक सबक सिखाया, खुद का ख्याल रखो। वह उस समय जेट लैग्ड, नींद से वंचित, तनावग्रस्त और बीमार थे। उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। उन्होंने MIT के छात्रों को सलाह देते हुए कहा था, नींद, आहार, व्यायाम और दिमाग, ये 4 स्तंभ आपके स्वास्थ्य की नींव है। एक कड़ी कमजोर हुई तो सब बिखर जाता है। इस किताब का उद्देश्य है आपको चौथा स्तंभ, दिमाग, को मजबूत करने के उपकरण देना। परमा, यर्क्स, डॉटसन, कंट्रोल थ्योरी, बिग 5, ये सब आपके नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड की तरह है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो खुद से पूछिए, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उस अंतिम बिंदु से पीछे की ओर देखिए। आज की छोटी मोटी परेशानियां कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आप सही रास्ते पर हैं? नेतृत्व एक यात्रा है और यह किताब उस यात्रा का नक्शा है। सेबेस्टियन पेज की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपकी दैनिक मानसिक धुन, मेंटल फॉग कुछ कम हुई होगी और आप एक बेहतर नेता बनने के लिए तैयार होंगे, अपने लिए, अपनी टीम के लिए और अपने परिवार के लिए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। असली यात्रा अब शुरू होगी जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।